हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। तो यहाँ पर आज हम लोग करने वाले हैं हमारे मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ लॉजिक। अब अगर ये लॉजिक चैप्टर अगर हम देखेंगे तो ये है हमारा करीब करीब 8 9 10 मार्क का चैप्टर जो हम लोग को एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा। एमसीक्यू में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको मिलेगा, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको मिलेगा, और अगर आपकी नसीब बहुत अच्छी है तो 4 मार्क में भी आपको ये मिलेगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये आसान चैप्टर है, ठीक है, लेकिन आसान होने के साथ साथ इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है और बहुत लेंदी चैप्टर है ये। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम ये हो रही है बच्चों को कि टाइम बहुत कम बचा है। दिसंबर स्टार्ट हो गया है, फरवरी में एग्ज़ाम है, दिसंबर जनवरी बस 2 महीने बचे हैं। अब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि सर इतने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो किस तरीके से हम जो है वो याद करें, किस तरीके से हम जो है इनको याद रखें, क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, अगर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो एक एक एक्सरसाइज में 20-20, 22-22, 24-24 क्वेश्चंस हैं, तो क्या करें ये समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को। तो हमने एक बहुत ही इजी वे निकाला है जो मैं अपने जो कोचिंग क्लासेस है वो बच्चों पर भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और दैट इज़ वर्किंग गुड। इसीलिए मैंने सोचा है कि इसके लिए जो है वो वीडियो बनाया जाए ताकि जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिक प्लान में आपको बता दूं कि आज जो है हम लोग लॉजिक चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं अब तक, वो सब जो है हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी समझेंगे कि किस तरीके का सम है, उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है। अगर आप अब तक एक भी एग्ज़ाम में, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम नहीं, चाहे वो अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स जो हुए हैं वो हो, या यूनिट एग्ज़ाम हो, या फिर लॉजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हुए पेपर हुए हैं आपके क्लासेस में या कोचिंग क्लासेस में या जहाँ पर भी, तो अगर आप पास नहीं हो रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे लॉजिक्स में अभी भी डाउट है, तो ये वीडियो आपके लिए है। दूसरा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे लॉजिक्स आता है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि बहुत सारी की थिंग्स ऐसी हैं कि जिसके अंदर आपको फुल मार्क्स मिलने चाहिए क्योंकि आपको आता है, लेकिन नहीं मिल रहे हैं क्योंकि सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं। वो सिली मिस्टेक्स जो है ना, मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि आई एम चेकिंग मैथ्स बोर्ड एग्ज़ाम्स पेपर सिंस 2 years नाउ। 2 साल में मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि कौन से बच्चे जो है वो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, कौन से बच्चे हैं जो वो एवरेज हो रहे हैं, और कौन से बच्चों को कौन से चैप्टर्स करने चाहिए अगर उन्हें जस्ट पास भी होना है तो। क्योंकि अनलाइक अदर सब्जेक्ट्स फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसमें हमें 30 मार्क का प्रैक्टिकल है नहीं बच्चों, इसमें हमें है प्रैक्टिकल 20 मार्क का। तो एनी हाउ वी हैव टू स्कोर 15 मार्क्स। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं पढ़ के नहीं जाऊंगा और 16 मार्क का तो एमसीक्यू आता है, तो बच्चों 16 मार्क का जो एमसीक्यू आता है वो कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम का आप उठा करके देख लो और ट्राई करो उसको सॉल्व करने के लिए, या तुक्का मारने वाले हो अगर तो तुक्का मारने के लिए ट्राई करो, और फिर मुझे कमेंट करो ये वीडियो के नीचे कि नहीं सर आपका ये वीडियो वेस्ट है, हम लोग तो भाई तुक्का मार लेंगे, हो जाएगा, हम पास हो जाएंगे। नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो उस लेवल का आपको जो है ना क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू के लिए। तो एमसीक्यू के भरोसे तो बिल्कुल मत बैठो, उसको छोड़ के अगर मैं आपको 18-20 मार्क की तैयारी करवा दूँ तो क्या बुरा है। वहाँ पे अगर आपका 3-4 तुक्का लग भी गया तो 8-9 मार्क्स बढ़ के ही आएंगे ना आपके, आपके लिए अच्छा है। तो अपनी तरफ से क्लियर जाओ कि एमसीक्यू छोड़ के हमें किसी भी तरह जो है 18 से 20 मार्क्स मिनिमम स्कोर करने हैं। कॉलेज वालों से अच्छी बना करके अगर आपने रखी है तो वो आपको पूरे 20 मार्क्स दे देंगे, तो बना करके रखो। अगर वो आपसे प्रैक्टिकल बुक्स अभी मांगना स्टार्ट कर देंगे 1-2 दिन में, तो वो दे दो उन्हें टाइम पे, उन्हें बिल्कुल भी परेशान मत करना बच्चों, क्योंकि अगर उनका सनका दिए तुमने तो तुम्हारा रिज़ल्ट सनका देंगे वो। और मैं बिल्कुल भी मजाक मस्ती नहीं कर रहा हूँ, आई डोंट डू डैट, बट टीचर्स हैं ऐसे जो करते हैं। तो अगर वो टाइम पे मांग रहे हैं आपसे पेपर, तो आप टाइम पे उनको पेपर या फिर जो भी आपका असाइनमेंट है या जो भी आपके प्रैक्टिकल बुक्स हैं वो प्रैक्टिकल बुक्स आप उनको टाइम पे दे दो। अगर उसका भी अगर आपके पास जोड़ नहीं है कि सर प्रैक्टिकल बुक मैं कहाँ से कंप्लीट करूँ, मैं तो प्राइवेट दे रहा हूँ, मैं तो स्कूल ही नहीं जाता, मैं तो कॉलेज ही नहीं जाता, तो हमने इसका भी इलाज करके रखा है हमारे पेज पे। ये सब चीज़ें जो है वो डाल के रखी हुई है इन द फॉर्म ऑफ वीडियोज़। आप वहाँ पे जा सकते हो, उसका लिंक अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं वो लिंक भी आपका डाल दूँगा।
लॉजिक चैप्टर जो अब हम लोग करने वाले हैं बच्चों, उसके अंदर जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे, एक्सरसाइज वाइज करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे। मैं आपको बताऊंगा वो किस तरीके से करना है, किस तरीके से लिखना है, ताकि आपको जो है वो बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया कि अगर आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया है तो भी आप ये वीडियो देखो, और अगर आपने ये नहीं किया है तब तो आपको देखना ही है। अगर आप फेल हो रहे हो, आप चाहते हो कि मैं किसी भी तरीके से पास हो जाऊं, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है, सीखना है, उसको प्रैक्टिस करना है। जितने सम मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, अगर आपने सिर्फ उतने ही सम देख करके, सीख करके, अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लिए, तो कल को आप एग्ज़ाम्स में जा कर के ये आराम से ये चैप्टर के क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट कर पाओगे। इस चीज़ को याद रखना बच्चों, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होंगे कि हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होता है। ये जो क्वेश्चन है ये अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि जुलाई 23, मार्च 24, जुलाई 23 में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। क्या है ये क्वेश्चन? एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिम्बॉलिक फॉर्म। सिम्बॉलिक फॉर्म का जो क्वेश्चन है ना बच्चों, वो आया है 1 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। अब ये क्या है क्वेश्चन, देखो ध्यान से। जो जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, मैं एकदम बेसिक से करवाने वाला हूँ, तो वो तो वीडियो ये ध्यान से ही देखना। और जिनको आता है वो इसको जो है 1.5 या 2x में देख सकते हैं, ताकि आपका फटाफट रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो नागपुर इज़ इन महाराष्ट्र, ठीक है। ये हम फर्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। जो एग्जाम में पूछा गया है वही क्वेश्चन लेंगे। उसके ऊपर नीचे का जो क्वेश्चंस है तो वो आप जो है क्या कर सकते हैं, उसको रिवीजन के लिए या फिर अपने प्रैक्टिस के लिए अपने काम में ले सकते हैं। और अगर आपको ये जो मैं सॉल्व करने वाला हूँ पूरा, इसका एक PDF मेरे पास ऑलरेडी बना रहेगा, क्योंकि मैं इसमें सॉल्व करूँगा तो मैं सेव कर लूँगा इसको। तो अगर आपको ये PDF पूरा चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं गूगल ड्राइव की आपको लिंक भी भेज दूँगा, ठीक है। तो नागपुर इज़ इन महाराष्ट्र, ये जो हमारा जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो नागपुर इज़ इन महाराष्ट्र को हम लोग क्या लिखेंगे पता है? हम लोग ऐसा लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन लिख करके हम लोग पहले लिखेंगे P। अब ये जो P और Q होता है ये स्टेटमेंट्स होते हैं। P और Q हमेशा क्या लिखना है, हमें स्मॉल में लिखना है। अगर ये मैंने P लिख दिया है तो ये मैं ऐसा Q लिखूँगा। कभी भी P और Q ऐसा कैपिटल में हम लोग स्टेटमेंट्स नहीं लिखते हैं, इस चीज़ को याद रखना। तो जो मैंने बोला कि छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं तो वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आपका ये चैप्टर हो गया है तो ये इन चीज़ों का भी आप ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़ जो गलती होती है ना, वो जो ये जो मैंने सर्कल्स बनाए हूँ, ये सर्कल्स बनने चाहिए, इक्वल टू नहीं बनना चाहिए, ठीक है। P को मैं क्या लूँगा? P को मैं लूँगा नागपुर इज़ इन महाराष्ट्र, और चेन्नई इज़ इन तमिलनाडु, ठीक है बच्चों। P और Q हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हम लोग को बोला हुआ है सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए। मैंने सिंबल्स रेडी कर लिया हूँ P और Q। बीच में जो कनेक्टिव आ रहा है वो क्या आ रहा है? एंड आ रहा है। अब क्या होता है पता है बच्चों? और जो होता है ना वो इस तरीके से लिखते हैं हम लोग V। एंड जो होता है, और बट, एंड और बट अगर भी आया तो भी हम उसको ऐसा लिखते हैं, एंड में काउंट होता है वो। फिर उसके बाद अगर इफ़ देन आया तो उसके लिए एक अलग स्टेटमेंट है। अगर जैसे इफ़ देन आ ही रहा है तो मैं बता देता हूँ आपको। इफ़ देन स्टेटमेंट अगर आ रहा है तो उसको इस तरीके से बनाते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़ आ रहा है, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़ आ रहा है तो उसको डबल इम्प्लीकेशन से बनाते हैं हम लोग। इस चीज़ को आप याद रखो, ठीक है। तो अब ये बच्चों क्या आ रहा है इसमें? ये आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा? सिम्बॉलिक फॉर्म इज़ P एंड Q, ख़त्म। इस तरीके से अगर आपने लिख दिया, आपको 1 मार्क्स जो MCQ के नीचे 4 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के, वो आपको 1 मार्क्स इसके अंदर आराम से मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका वो देख लो, ठीक है। क्या बोल रहा है? इफ़ ट्राइंगल ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल एट B, देन एंगल A एंड एंगल C इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ये हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम लोग को पता है कि ये इफ़ देन आ रहा है, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं? ध्यान से देखो, इफ़ नहीं लिखना होता है हम लोग को कभी भी, ठीक है। तो मैं P क्या लिखूँगा? ट्राइंगल ABC इज़ राइट एंगल्ड एट B। ये मेरा क्या हो गया? P हो गया। फिर उसके बाद मैं लूँगा Q क्या है मेरा? देन नहीं लूँगा मैं। एंगल A प्लस मेजर एंगल C इज़ इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री।
ये मैंने लिख दिया इफ़ और देन, इसके अंदर मैंने नहीं लिखा है बच्चों, ठीक है। तो अब इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा, व्हाट आई विल बी राइटिंग, सिंबॉलिक फॉर्म इज P इम्प्लाइज Q। इस तरीके से जो है आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। ये आपके एक एक मार्क्स से क्वेश्चन हो गए। कौन सा क्वेश्चन था ये, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन था? इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स, कितने टाइप के कनेक्टिव्स है बच्चों हमारे पास? 4 टाइप के। एक और है, एक एंड है, अगर बट भी आ रहा है तो वो एंड में ही काउंट होता है। इफ़ देन है, यानी अगर ये हुआ तो ये होगा, अगर ये हुआ तो वो होगा, इसको बोलते हैं इफ़ देन स्टेटमेंट। और इफ़ एंड ओनली इफ़ स्टेटमेंट होता है आई विल स्टडी इफ़ एंड ओनली इफ़ सकलेन सर्स मेक अ वीडियो, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन होता है, ये जो है इफ़ एंड ओनली इफ़ होता है, उसके अंदर हम लोग क्या डालते हैं, डबल इम्प्लीकेशन डालते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो, प्रिपेयर द ट्रुथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। ट्रुथ टेबल आपको बनाना मैं सिखाता हूँ। ट्रुथ टेबल में क्या होता है ना बच्चों, एक इसका तो सबसे पहले रूल समझ लो कि ट्रुथ टेबल में होते हैं 2 या फिर 3 स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हमको P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P दिया हुआ है। तो इसके अंदर कितने स्टेटमेंट हुए टोटल? 2 स्टेटमेंट हुए, ठीक है। अब 2 स्टेटमेंट के बीच में जो चीज़ें होती हैं वो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। P एंड Q होगा, अगर क्या होगा यहाँ पे, P एंड Q। तो सबसे पहले अगर 2 स्टेटमेंट है ना, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ आएगी? 4 पॉसिबिलिटीज़। एक आएगा ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। फिर दूसरे वाले में आएगा ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। अब आप पूछोगे कि अगर सर 4 होता तो नीचे 4 वाले सम आने वाले हैं, तो वो तब बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। अभी फ़िलहाल एंड के रूल्स देख लो। एंड जो है ना बहुत ही सख्त लौंडा है। सख्त लौंडे का मतलब समझते हो आप? सख्त लौंडे का मतलब ये होता है कि अगर सच्ची बात है तो दोनों बातें सच्ची होनी चाहिए, तो ही उसको वो सच मानेगा, वरना वो उसको सच मानेगा नहीं। सच का मतलब जो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, दैट इज़ ट्रू। अगर दोनों चीज़ें यानी P और Q दोनों ही क्या है, ट्रू है, तो ही एंड में उसका आंसर क्या होता है बच्चों, ट्रू होता है। बाकी सारे टाइम्स क्या होता है, फॉल्स होता है। अब आते हैं P और Q पे। P और Q में क्या होता है? P और Q में होता ये है कि इसको अगर एक बात भी सच है ना तो चलेगा, ट्रू ट्रू है, बहुत अच्छी बात है। ट्रू फॉल्स है, चलेगा, ट्रू। फॉल्स ट्रू है तो भी इसको चलेगा, ट्रू। अगर फॉल्स फॉल्स है, अगर दोनों बातें ही झूठ बोल रहे हो तो भाई इसको बर्दाश्त नहीं है। अगर फॉल्स फॉल्स है तो वो क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, ठीक है। तो और में सिर्फ फॉल्स 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 होता है, बाकी सब क्या होता है बच्चों, ट्रू होता है। टेंशन नहीं लेने का। अब आते हैं हम लोग इम्प्लीकेशन पे। इम्प्लीकेशन जो होता है ना, उसका एक रूल है। क्या है वो रूल? अगर पहले ट्रू आ रहा है और बाद में फॉल्स आ रहा है, ठीक है, पहले ट्रू आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है, फॉल्स, तो ही वो स्टेटमेंट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। बाकी सारे टाइम क्या रहेगा, ट्रू। कुछ भी रहे, ट्रू ट्रू रहे, फॉल्स ट्रू रहे और फॉल्स फॉल्स रहे, कुछ भी रहे, आपका आंसर इम्प्लीकेशन में क्या आने वाला है, ट्रू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू, ट्रू, ट्रू। अब बारी आती है किसकी, डबल इम्प्लीकेशन की। बचपन में अपन ने वो पढ़े, देखो, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, है ना। मतलब अगर 2 डिफरेंट साइन है तो हमारा आंसर माइनस होता है, और अगर 2 सेम साइन है, प्लस प्लस है तो भी प्लस होता है, माइनस माइनस है तो भी प्लस ही होता है, ठीक है। तो वैसा ही सेम रूल किसका है, डबल इम्प्लीकेशन का। डबल इम्प्लीकेशन क्या बोलता है, अगर ट्रू ट्रू है ना तो ट्रू रहेगा, फॉल्स फॉल्स है ना तो भी क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। लेकिन अगर ट्रू फॉल्स है तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर फॉल्स ट्रू है तो वो भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। समझ में आ गया? इस टेबल को अगर आप याद रख लोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, लॉजिक बताया है, वो याद रखना ज़रूर, ठीक है। वरना अगर आप वो भूल गए तो फिर आपके शॉर्ट है। ये रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है बेटा। जो मैंने ट्रिक बताया हूँ वो अगर आपने याद रख लिया तो आपका गेम हो जाएगा, पास हो जाओगे। लॉजिक से ही पास हो जाओगे आप बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है वही कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमको P और Q का टेबल बनाना है। P और Q का हमने टेबल बना दिया। पहले 2 ट्रू, दूसरे 2 फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। अब मैं क्या बनाऊँ, क्वेश्चन में मेरा जो सबसे छोटा ब्रैकेट होता है बच्चों,
ये है मेरा सबसे छोटा ब्रैकेट, इसको मैं लूँगा पहले। क्या है मेरा सबसे छोटा ब्रैकेट? P इम्प्लाइज Q। ऊपर टेबल बना हुआ है P इम्प्लाइज Q का, ऐसा जो ट्रू फॉल्स है वही क्या रहेगा? फॉल्स, बाकी सब क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। ठीक है, अब मुझे क्या बोला हुआ है कि ये जो P इम्प्लाइज Q मैंने बनाया उसको एंड कर दो किसके साथ? Q के साथ। तो मैं P इम्प्लाइज Q को एंड कर देता हूँ Q के साथ, यानी जो ये वाला टेबल है ये पूरा टेबल एंड होगा किसके साथ? Q के साथ। अब पहले क्या आ रहा है? पहले आ रहा है P इम्प्लाइज Q, तो पहले हम लोग लेंगे ट्रू, फिर लेंगे ट्रू। अब बोलोगे आप सर कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है? एंड में फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, इम्प्लीकेशन में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखने का, तो जो रूल है वो रूल के हिसाब से चलने का। ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा? ट्रू। फॉल्स ट्रू, एंड है उसको एक भी बात फॉल्स चलती नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स। फिर ट्रू ट्रू क्या होएगा? अगेन ट्रू। फिर ट्रू फॉल्स क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये हम लोग का टेबल बन गया किसका? P इम्प्लाइज Q एंड Q का। अब ये जो पूरा ब्रैकेट है, ये जो पूरा ब्रैकेट है, देख रहे हो अगर आप यहाँ पर, तो ये जो पूरा ब्रैकेट है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो अभी दिखाता हूँ। ये जो पूरा ब्रैकेट है, ये पूरा ब्रैकेट इम्प्लाइज हो रहा है किससे? P से। मतलब ये जो मैंने पूरा फाइंड किया ना, क्या फाइंड किया मैंने? P इम्प्लाइज Q एंड Q, ये पूरा इम्प्लाइज हो रहा है किससे? P से। ठीक है, पूरा इम्प्लाइज हो रहा है किससे? P से। तो अब P किधर है? P इधर है बच्चों। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये वाला जो पूरा ब्रैकेट है वो इस वाले ब्रैकेट से क्या होगा? इम्प्लाइज। पहले ये वाला ब्रैकेट है तो पहले मैं ट्रू लूँगा, फिर मैं ये वाला ट्रू लूँगा। ये वाला ट्रू पहले, ये वाला ट्रू पहले मत लेना, गलती से भी मत लेना, आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये वाला ट्रू, फिर ये वाला ट्रू, तो ये वाला ट्रू और वो वाला ट्रू क्या होगा? ट्रू। अब ये फॉल्स है, वो ट्रू है, तो ये भी क्या रहेगा? ट्रू। अब ये ट्रू है लेकिन ये क्या है? फॉल्स है, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। और ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ये दोनों क्या रहने वाला है? ट्रू। तो हमारा जो टेबल बनेगा वो बनेगा ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। ये हमारा फाइनल टेबल है। इसी को इस तरीके से करके छोड़ देने का, और कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन क्या था बच्चों? ध्यान से पढ़ो। प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमने ट्रूथ टेबल बना दिया, बात ख़त्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये ट्रूथ टेबल हो गया, हमारे दो टॉपिक्स कवर हो गए बच्चों। देख रहे हो आप, 10-15 मिनट में हमारे दो टॉपिक्स जो है वो क्या हो गए? आराम से कवर हो गए। तो स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेने का, अगर पूरा वीडियो आप एंड तक देखोगे आपका आराम से पूरा सब कुछ सॉल्व होने वाला है। ठीक है, इफ़ द स्टेटमेंट P एंड Q आर ट्रू एंड द स्टेटमेंट R एंड S आर फॉल्स, फाइंड द ट्रूथ वैल्यूज़। अब ये ट्रूथ वैल्यूज़ जो है हमारा तीसरा टॉपिक है चैप्टर का। तो हाउ डू यू डू दैट? देखो ध्यान से। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि P जो है वो मुझे क्या लेना है? ट्रू लेना है। Q जो है वो मुझे क्या लेना है? ट्रू लेना है। R जो है वो मुझे क्या लेना है? फॉल्स लेना है। और S जो है वो भी मुझे क्या लेना है? फॉल्स लेना है। यहाँ पे बोला हुआ है। ठीक है, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे बोला हुआ है। अब क्या करने का बच्चों? क्वेश्चन लिखने का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? Q एंड R, निगेशन ऑफ P एंड S। अब ये जो निगेशन का साइन हो रहा है, आप तो बोलोगे सर आपने निगेशन बताया नहीं। निगेशन का मतलब होता है कि अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है उसको फॉल्स बोल दो, अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है उसको ट्रू बोल दो। अगर बोल रहा है कि आई एम रनिंग, तो लिख देने का आई एम नॉट रनिंग। आई एम सिटिंग, आई एम नॉट सिटिंग। अब इसमें चीज़ क्या होती है पता है? आई एम गुड, बच्चे लिख देते हैं निगेशन में आई एम बैड, रॉन्ग मिलेगा। क्यों? क्योंकि निगेशन में है ना बच्चों, एक नेगेटिव वर्ड का आना ज़रूरी है। तो अगर आप बोल रहे हो कि आई एम गुड, तो आप निगेशन में लिखोगे आई एम नॉट गुड। ठीक है, बच्चे लिख देते हैं आई एम बैड, रॉन्ग हो गया, अब बैड हो गए। ठीक है, तो अगर आई एम गुड लिखा हुआ है तो क्या लिखने का? आई एम नॉट गुड। ठीक है, उसको बोलते हैं निगेशन। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, जो जो वैल्यूज़ हमको दी हुई है वो डाल देने का। क्यू की वैल्यू ट्रू है, ट्रू डाल दिए। आर की वैल्यू फॉल्स है, फॉल्स डाल दिए, और डाल दिए। निगेशन ऑफ पी, तो सबसे पहले तो निगेशन के साइन डालने का, और पी क्या है? ट्रू है, तो ट्रू डाल दिए। ठीक है, फिर उसके बाद एंड डालने का, और एस क्या है? फॉल्स है, तो फॉल्स डाल दिए। अब आगे बढ़ने का, इधर बनाने का ऐसी 3 साइन। ये जो 3 साइन है ये कंपलसरी है, ये अगर आपने नहीं बनाया और ऐसे ही सम कर लिया, रॉन्ग, ख़त्म। ठीक है, तो ट्रू एंड फॉल्स जो होता है वो हमको पता है, एंड के अंदर अगर एक भी फॉल्स आ गया तो हमारा आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। तो ये होगा क्या? फॉल्स। बीच में आएगा और, फिर उसके बाद निगेशन ऑफ ट्रू जो होता है वो क्या होता है? फॉल्स एंड फॉल्स। अब फॉल्स एंड फॉल्स तो क्या ही होने वाला है बच्चों?
फॉल्स होने वाला है, तो इसके लिए हमारा इसका आंसर क्या आएगा, टोटल फॉल्स आएगा। ख़त्म। तो आपको क्या पूछा है कि इफ़ द स्टेटमेंट ब्ला ब्ला ब्ला, अब फाइंड द ट्रूथ वैल्यू, तो क्या लिखने का, द स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। समझ में आ गया? ठीक है, या तो फिर फॉल्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एफ लिख सकते हो, एफ, सिर्फ एफ। ट्रूथ वैल्यू फॉल्स एफ है, और जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, हम लिखेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज एफ। ट्रूथ वैल्यू इज एफ, और जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। इस चीज़ को याद रखिए। आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वाले इस पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, 3 क्वेश्चंस मिलेंगे जो रिपीट हुए हैं एग्जामिनेशंस में, तो ये वाला पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब, इफ़ द स्टेटमेंट P एंड Q आर द ट्रू एंड द स्टेटमेंट R एंड S आर फॉल्स, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब भी जो हमने किया वही सेम चीज़ है, तो मैं आपको वापस से बता देता हूँ, क्वेश्चन अलग है लेकिन P इम्प्लाइज Q और R इम्प्लाइज S है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, P को हमको क्या लेने बोला है, उसने ट्रू लेने बोला है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, क्योंकि Q भी क्या है, ट्रू है। फिर उसके बाद आता है R, आर हमको बोला है क्या, फॉल्स, और एस भी हमको क्या बोला है, फॉल्स, तो फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स। अब हमको मालूम है कि ट्रू इम्प्लाइज ट्रू क्या होता है, ट्रू, क्योंकि सिर्फ ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स ही क्या होता है, फॉल्स होता है, तो ये गया ट्रू, और फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स भी क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, क्योंकि डबल इम्प्लीकेशन नहीं है ना, डबल इम्प्लीकेशन होता तो भी ट्रू ही होता वैसे तो ट्रू और ट्रू क्या हो गया, ट्रू, ख़त्म। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट, द ट्रूथ वैल्यू, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज टी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखने का। फिर हम लोग आगे आते हैं, फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। बाकी सारी चीज़ें जो है आप वो कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछी हुई नहीं है, तो मैंने बोला था कि मैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा रहेगा वो कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे सितंबर 21 में भी आया है, मार्च 23 में भी आया है, और आगे भी आएगा, आप 2026 में भी आ सकता है। ठीक है, क्या है इसके अंदर, बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है तो बच्चे समझते हैं कि यार छोड़ 1 मार्क ही तो गया। नहीं बेटा, 1-1 मार्क से आप पास होने के और ज़्यादा करीब पहुँचते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं लेने का, बूंद बूंद से सागर बनता बेटा, आप भी बूंद से ही बने हुए हो। ठीक है, ज़्यादा बायो हो गया। राइट द कन्वर्स एंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कन्वर्स एंड इन्वर्स, अब ये सब चीज़ें क्या है, ये क्या बवाला है कन्वर्स एंड इन्वर्स। ठीक है, कन्वर्स एंड इन्वर्स अगर ये पूछा है तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। कन्वर्स इन्वर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछता अगर, तो वो होता 3 मार्क का क्वेश्चन। अब ये होता क्या है, ध्यान से देखो। अगर एक स्टेटमेंट है जो है P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q ही होने वाला है वो। ठीक है, तो अगर मुझे बोला गया है कि उसका क्या लिखो, कन्वर्स, तो कन्वर्स जो होता है ना बच्चों, वो होता है उल्टा। मतलब स्टेटमेंट जो है, 2 स्टेटमेंट P एंड Q, वो उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा Q एंड P। ये हो गया कन्वर्स। फिर आता है इन्वर्स। इन्वर्स में होता है स्टेटमेंट तो सही होता है, लेकिन हम लोग उसका लिखते क्या है, निगेशन। तो ये होता है निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q। फिर आता है कन्वर्स इन्वर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब ये क्या बवाल है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो होता है ना बच्चों, वो होता है कि आपको इसका उल्टा भी करना है, यानी Q इम्प्लाइज P भी करना है, और उसका निगेशन भी करना है। ठीक है, तो निगेशन भी करोगे और क्या करोगे, उल्टा भी करोगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब अपने को यहाँ पे क्या लिखने बोला है, अपने को यहाँ पे लिखने बोला है सिर्फ कन्वर्स और इन्वर्स, मतलब अपने को सिर्फ ये और ये करने का है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बताओ भाई। क्वेश्चन है इफ़ x is greater than y, then x square is greater than y square। जाहिर सी बात है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें मैं क्या बताना चाहता हूँ तुमको। ये क्वेश्चन है मेरा, अब मैं सॉल्यूशन लिखूँगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो मैं आपको बोल दूँगा कि P लिख लो। P क्या रहेगा, x इज़ ग्रेटर देन y। फिर मैं आपको बोलूँगा Q लिख लो। Q रहेगा x स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन y स्क्वायर। फिर आप इसको लिख लो कि ये है P इम्प्लाइज Q। ये जो P इम्प्लाइज Q हमने लिखा है ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब हम लोग लिखेंगे कि कन्वर्स पूछा ना पहले, कन्वर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट।
कन्वर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट क्या होगा, Q इम्प्लाइज P। Q इम्प्लाइज P क्या होगा, इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर देन, अब क्या मिसिंग है पता है, यहाँ पे मिसिंग है कॉमा, इफ ब्ला 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 कॉमा देन ब्ला ब्ला ब्ला, ये चीज़ को याद रखना, देन एक्स इज ग्रेटर देन वाई, फुल स्टॉप, खत्म, ये हो गया कन्वर्स। अभी अपन क्या लिखेंगे बच्चों, इनवर्स, इनवर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। इनवर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q, कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है, निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। यहाँ पे हम लोग को पूछा इनवर्स, तो हम लोग लिखेंगे निगेशन। अब निगेशन देखो बच्चों ध्यान से, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y का मुझे क्या लिखना था, निगेशन, ठीक है। तो अब निगेशन कैसे लिखते हैं, ये जो ग्रेटर देन की साइन है ना, आप इसको क्या कर दोगे ऐसे कट। अब आप बोलोगे सर ये तो हमको तो अलग सिखाया गया है, डेफिनेटली सिखाया गया होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई का निगेशन होता है इफ़ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू वाई, ये भी होगा या ये भी होगा, दोनों आप लिखोगे, आपको दोनों मार्क्स मिलने वाले हैं। जो छप के आता है एग्जामिनेशन में वो हमको एक ही चीज़ आती है छप के, लेकिन हम लोग को जो है ना मॉडरेटर्स बुला करके करेक्शन करवाते हैं कि सर अगर बच्चे ने इस तरीके का भी लिखा है तो उसको मार्क्स देना है, तो टेंशन नहीं लेने का, मार्क्स मिलेंगे आपको, आपका कॉलेज नहीं है ये, फ्री हैंड रहता है हमारे पास, हम मार्क्स दे सकते हैं आपको। तो ये हो जाएगा देन एक्स स्क्वायर इज़ नॉट ग्रेटर देन वाई, फुल स्टॉप, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी के साथ ये वाला अगर करने जाएंगे तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव और इन्वर्स पूछा है, सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, सिर्फ लेस देन है और ग्रेटर देन है, तो मैं आपका इसको कॉन्ट्रा पॉजिटिव बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का कॉन्ट्रा सम जो है हम लोग का वो इस तरीके का है, ठीक है। तो इसका जो है आप वो लिख सकते हैं, इन्वर्स लिख सकते हैं, कॉन्ट्रा बता देता हूँ मैं आपको। कॉन्ट्रा ऐसा होगा इसका, निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P, ये वाला पार्ट मेरा P है और ये वाला पार्ट मेरा Q है, ठीक है। तो कैसे लिखूँगा मैं, इफ़ स्क्वायर है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू वाई स्क्वायर देन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई। तो लेस देन इक्वल टू को अगर आप ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, और अगर ऐसे कट करके भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, इस चीज़ को याद रखना। तो आते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अपने नेक्स्ट सम पे, दैट इज़ यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग इक्विवेलेंस। ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमको 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है बच्चों, तो इस चीज़ को जो है अच्छे से आप याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा देख लो। सबसे पहले जो है हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो कितने स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, या एक ही स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट कभी नहीं होता है, या तो 2 होते हैं या तो 3 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे एक P है और एक Q है, ठीक है। तो वी विल बी स्टार्टिंग, सबसे पहले मैं P और Q का टेबल बना लूँगा इस तरीके से, ठीक है। P और Q का टेबल बना लूँगा। अब हम लोग को पता है क्योंकि P और Q बन रहा है तो मतलब 2 ट्रू 2 फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, इस तरीके से ये स्टार्ट होएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा P डबल इम्प्लाइज Q। अब क्या होता है ना, पता है बच्चों, इसके अंदर मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग है ना इसको नंबर्स देते हैं। क्या देते हैं इसको हम लोग, नंबर्स। जैसे कि जो मेरा फर्स्ट कॉलम है इसको मैं 1 दे दूँगा, इसको मैं 2 दे दूँगा, और इसको मैं क्या दे रहा हूँ 3। जैसे जैसे आगे बनता रहेगा वैसे वैसे मैं उसको नंबर्स देता रहूँगा। ये मेरा 3 बन रहा है, ठीक है। डबल इम्प्लाइज का रूल क्या था बच्चों, कि 2 पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, 2 नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ट्रू ट्रू क्या रहेगा, ट्रू, फॉल्स फॉल्स भी क्या रहेगा, ट्रू, और बाकी दोनों क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो चीज़ हमको बनानी है वो क्या बनानी है, P एंड Q। P एंड Q, अब हम लोग को P एंड Q का टेबल मालूम है, एक ट्रू बाकी सब क्या रहता है, फॉल्स। फिर उसके बाद निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q बनाने से पहले हम लोग को सिर्फ निगेशन का जो है वो बनाना पड़ेगा। 4 ये हो जाएगा 5। तो निगेशन सिर्फ जैसे ट्रू है तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स, यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू, और यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। फिर उस तरीके से निगेशन ऑफ Q करूँगा मैं।
निगेशन ऑफ क्यू क्या होगा, यहाँ पे ट्रू है तो क्या आएगा फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे क्या आएगा ट्रू, यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे क्या आएगा फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे क्या आएगा ट्रू आएगा। ये मेरा हो जाएगा छठा। ठीक है, फिर उसके बाद में आऊँगा सातवें पे। सातवां क्या होगा मेरा, सातवां मेरा होगा पी एंड क्यू, सॉरी सातवां मेरा होगा ये निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। फॉल्स फॉल्स क्या होगा फॉल्स, फॉल्स ट्रू क्या होगा फॉल्स, ट्रू फॉल्स क्या होगा फॉल्स, ट्रू ट्रू क्या होगा ट्रू। ठीक है, ये हो गया मेरा सातवां। अब मुझे मालूम है मुझे पी एंड क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू का क्या करना है बच्चों, और करना है। ठीक है, तो मुझे मतलब 4 और 7 का क्या करना है और, तो मैं यहाँ पे पूरा इस तरीके से लिखूँगा। क्या लिखूँगा यहाँ पे, मैं ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे लिखूँगा पी एंड क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। तो मुझे ये वाले का इसके साथ क्या करना है, और करना है। टी एंड एफ क्या होगा टी, एफ एंड एफ क्या होगा एफ, ये भी क्या होगा एफ, और ये क्या होगा टी। तो इसका आंसर क्या आ रहा है बच्चों, जो 8 कॉलम बनाया मैंने उसका आंसर क्या आ रहा है टी एफ एफ टी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि थर्ड वाले का कॉलम क्या आ रहा है टी एफ एफ टी, तो मैं क्या बोलूँगा, सिंस थर्ड एंड 8th कॉलम आर आइडेंटिकल, देयरफॉर क्या लिखूँगा मैं, P double implies Q is equivalent to P and Q और negation of P and negation of Q। इस तरीके से ये हम लोग का सम होगा। अब ये जो सम हम लोग ने सॉल्व किया है ना बच्चों, ये कितने मार्क का है, 3 मार्क का है। मार्च 25 में पूछा गया है, 24 में पूछा गया है ये सम। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट सम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट सम है हम लोग का विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। अब बच्चों मेरा जो कैलकुलेशन है, दिमाग जिस हिसाब से मेरा चल रहा है उस हिसाब से मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो 2 साल पहले उन लोगों ने विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल पूछे थे, फिर उन लोग ने ट्रूथ टेबल पूछे, फिर वापस से ट्रूथ टेबल पूछे। अब मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ये साल जो वो पूछने वाले हैं ना, वो पूछने वाले हैं विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो जितना हो सके उतना अच्छे से अपने जो लॉज है वो अच्छे से पढ़ करके जाना, लॉज को ज़रा भी भूलना मत। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है और इम्प्लीकेशन के लॉज क्या होते हैं, फिर उसके बाद डबल इम्प्लीकेशन के लॉज क्या होते हैं, फिर आइडेंटिटी क्या होता है, डी मॉर्गन क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है हमको याद होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने सॉल्व कर भी लिया और अगर आपने रीज़निंग में लॉज नहीं लिखे हैं बच्चों, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। ये चीज़ को याद रखना अच्छे से। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मार्च 22 का हमारा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो P एंड Q और निगेशन ऑफ P एंड Q और P एंड निगेशन ऑफ Q विल बी इक्विवेलेंट टू P और Q। अब ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है यहाँ पे बच्चों, इस चीज़ को आप अच्छे से याद रख लो कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये कहीं का क्वेश्चन नहीं है, ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। सेम जितने भी क्वेश्चन अब तक हम लोग ने सॉल्व किए ना, ये सारे क्वेश्चंस जो है वो कहाँ के क्वेश्चन है बच्चों, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है। तो आपको कुछ भी बाहर का आने वाला बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ये सम करवा रहा हूँ, यही सम उठ के भी आ सकता है, इस चीज़ को याद रखिएगा आप। ठीक है, तो अभी देखो मैं आपको सम करके बताता हूँ। तो ऐसा लॉ जिसके अंदर हम लोग जो है या तो कॉमन निकालते हैं या तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, इस लॉ में क्या होता है ना बच्चों, इस लॉ में ये होता है कि कोई चीज़ अगर आपको कॉमन मिल रही है तो उसको आप बाहर निकाल सकते हो, या तो कोई चीज़ अगर बाहर है तो उसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर एक चीज़ याद रखना है बच्चों कि अगर मेरे पास अंदर P है और दूसरे वाले ब्रैकेट में भी P है, लेकिन P जो है ना वो सिर्फ P बाहर नहीं निकल सकता है। इस तरीके से अगर है Q और P एंड Q एंड P, इस तरीके से अगर मेरे पास है तो आप सोचोगे कि देखो सर यहाँ पे तो P और P कॉमन है तो मैं P और P बाहर निकाल सकता हूँ, या Q और Q कॉमन है मैं Q और Q बाहर निकाल सकता हूँ। नहीं, इसके साथ जो कनेक्टिव है ना वो भी कॉमन होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर एंड है तो यहाँ पर भी एंड ही होना चाहिए था,
यहाँ पर और है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था, और ही होना चाहिए था, लेकिन अगर वैसा नहीं है तो आप कॉमन नहीं निकाल सकते हो। तो अब या तो आप इन दोनों में से कॉमन निकाल सकते हो, या तो इन दोनों में से कॉमन निकाल सकते हो, या तो इन दोनों में से आप क्या कर सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो। कॉमन जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे उसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन क्योंकि अब हमारा फिक्स नहीं है कि हम कहाँ से कॉमन निकालने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग ऐसा लिखेंगे LHS इक्विवेलेंट टू। ये जो इक्विवेलेंट की साइन में डाल रहा हूँ ना, ये कंपलसरी होता है डालना। अगर आपने नहीं डाला है, आपने पूरा सम सॉल्व कर लिया, आपने रीजनिंग भी दी, आपको 0 मिलने वाला है बेटा। ठीक है, ध्यान देने का इस चीज़ का। मैं लिख लेता हूँ P&Q और निगेशन ऑफ P&Q और P एंड निगेशन ऑफ Q। ये हो गया। अब मेरे को क्या करने का है, वापस मैं लिखूँगा इक्विवेलेंट। अब मैं निकालूंगा यहाँ से कॉमन। कॉमन क्या निकालूंगा मैं, देखो यहाँ पे P है एंड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, निगेशन ऑफ P है एंड है। यहाँ पर P एंड है, लेकिन ये दूर है, तो पहले मुझे इसको यहाँ लेके जाना पड़ेगा और इसको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, तब जा कर के मैं इसके अंदर से P एंड क्या निकाल सकता हूँ, कॉमन। तो मैं वो करने से अच्छा है कि मैं यहाँ से एंड Q क्या निकाल लूँ, कॉमन। तो जब मैं एंड Q यहाँ से हटा दूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, P, यहाँ पे क्या बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, निगेशन ऑफ P। और मैंने एंड Q को क्या किया है, बाहर निकाल लिया है। अब क्या होगा बच्चों, और P एंड निगेशन ऑफ Q जो है वो एज इट इज़ वहीं पे बचा रहेगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे इस चीज़ को, तो P और P यानी एक स्टेटमेंट और उसी का निगेशन जब साथ में आ जाए तो हाउ डू वी ट्रीट देम। अगर मैं P को बोलूँगा कि P मेरा अगर ट्रू है, तो जाहिर सी बात है कि मेरा जो निगेशन ऑफ P है वो क्या होगा, फॉल्स होगा। और बीच में क्या है, और हम लोग को पता है कि ट्रू और फॉल्स क्या होता है, ट्रू होता है। तो मैं इसका आंसर डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, ट्रू लिख दूंगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जहाँ पर लगा है हम लोग को वहाँ पर लिखना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब जैसे मैंने इन दोनों को मिला करके यहाँ पे T लिख दिया एंड Q और P एंड निगेशन ऑफ Q, तो अब मैंने यहाँ पे क्या लगाया, कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा बच्चों, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, T एंड Q मतलब एक ट्रुथ वैल्यू और एक स्टेटमेंट। तो जब एक ट्रुथ वैल्यू और एक स्टेटमेंट आता है तो हम लोग वहाँ पर लगाते हैं आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे मालूम है कि ये ट्रू है, एंड क्या है, Q। मुझे मालूम है कि ट्रू एंड अगर यहाँ पे फॉल्स होता तो मेरा आंसर क्या हो जाता, फॉल्स। अगर ट्रू एंड यहाँ पे ट्रू होता तो मेरा आंसर क्या हो जाता, ट्रू। मतलब जो भी चीज़ यहाँ पे रहने वाली है वही आंसर बन के आ रही है। इसका मतलब T एंड Q में मेरा आंसर क्या आने वाला है, Q आने वाला है। तो बाकी सब एज इट इज़। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद ये होगा कि अब ये Q और को मैं अंदर क्या करने वाला हूँ, मल्टीप्लाई। तो Q और जाके अंदर मल्टीप्लाई होगा P से, Q और अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा निगेशन ऑफ Q से, और अंदर क्या था एंड, तो वो एंड यहीं पे बच जाएगा। ठीक है, ऐसे लॉ को हम लोग वापस से क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्यों वापस से हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसा लॉ जिसमें हम लोग को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़े या तो अंदर से कॉमन निकालना पड़े, उसको हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो अब वापस से देखो ये दोनों सेम चीज़ हो रही है, यानी एक स्टेटमेंट और उसका निगेशन और बीच में क्या है और, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो Q और P एंड ट्रू, क्या नाम है इसका, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमको मालूम है T एंड के साथ जो भी आ रहा था अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, तो जो भी आ रहा है वही मेरा आंसर आता है। तो Q और P मेरा आंसर हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, अब अगर मैं देखने जाऊँ तो मुझे चाहिए था P और Q, मुझे आ रहा क्या है, Q और P। तो मैं अब इसको क्या कर दूँगा, उल्टा पुल्टा कर दूँगा। क्या कर दूँगा, उल्टा पुल्टा, यानी पहले जो P था, पहले जो Q था अब मैंने उसको क्या लिख दिया है, P लिख दिया है। ठीक है, तो ऐसे लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, यानी उल्टा सीधा करने को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव
लॉ। इस तरीके से हम लोग का ये पूरा जो है ना क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन आपको मालूम है कितने मार्क का आया था? ये क्वेश्चन आया था हम लोग को 4 मार्क का, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल। तो विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल अच्छे से करके चले जाना बच्चों। ये जो लॉज यूज़ हो रहे हैं ना, दैट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट सेम की तरफ। अब ये देखो यहाँ पे तो क्वेश्चंस का भंडार है भाई, 2-2 मार्क्स का ही सही, लेकिन मैंने पहले ही बोला बूंद बूंद से सागर बनता है बॉस, तुम भी बूंद से बने हुए हो। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, वो बच्चों क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। P एंड Q और निगेशन ऑफ Q इक्विवेलेंट टू P और निगेशन ऑफ Q। अब आप बोलोगे सर क्या करने का है? सेम चीज़, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल वाला सम है ये। विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल वाला सम मैंने एक करवाया, विथ यूजिंग ट्रुथ टेबल वाला भी मैंने एक करवाया। अब मैं विदाउट यूजिंग वाला ट्रुथ टेबल वाला आंसर वापस से करवा रहा हूँ, उसके नीचे एक और करवा रहा हूँ। मतलब आप समझ में आ रहा है कि विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल की फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, ज़्यादा है, विथ यूजिंग ट्रुथ टेबल की फ्रीक्वेंसी क्या है, कम। तो विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल को बिल्कुल भी हल्के में लेना मत। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करने का है, ध्यान से। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, मैं अगर LHS लेता हूँ, अगर क्या मुझे LHS ही लेना पड़ेगा, RHS का मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो जैसे ही कि मैंने LHS लिया, अब मुझे मालूम है कि अंदर ब्रैकेट के अंदर है P एंड Q, उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ बच्चों। लेकिन जो बाहर निगेशन ऑफ Q है उसको मैं अंदर लेके जाकर के मल्टीप्लाई ज़रूर कर सकता हूँ। और मल्टीप्लाई करने को कौन सा लॉ बोलते हैं, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, याद रखो बेटा, मल्टीप्लाई करना या अंदर डालने को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो जैसे ही अंदर जाकर के मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा P और निगेशन ऑफ Q, यानी ये इसके पास गया और फिर ये इसके पास जाएगा, Q और निगेशन ऑफ Q, ये अपने साइन को लेके जाएगा। और ये वाला जो साइन है ये कहाँ आ जाएगा, बाहर। इस पर मैं क्या लगा चुका हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा मैंने क्या बोला था तुम लोग को कि एक स्टेटमेंट और उसी का निगेशन, क्या बोला था, क्या नाम है उसका, सोचो, दिमाग लगाओ, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, हम लोग उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो P और निगेशन ऑफ Q तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ये जो एंड है इसके साथ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ट्रू। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, याद रख लो कि अगर और आएगा तो ट्रू ही आने वाला है, और अगर एंड आएगा तो वो फॉल्स ही आने वाला है, ये चीज़ याद रख लो। ठीक है, अब क्या हो गया, एंड के साथ T आ गया, अब उसके साथ जो भी रहेगा वही मेरा आंसर रहता है। ये भी मैंने तुम लोग को अभी ऊपर समझाया था, जिसको कौन सा लॉ बोलते हैं हम लोग, आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। तो ये होगा P और निगेशन ऑफ Q। P और निगेशन ऑफ Q ही तो मुझे चाहिए था, ये सुनो, देखो यहाँ पे ध्यान से, सॉरी ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन है, P और निगेशन ऑफ Q, हो गया आंसर। ठीक है, दैट वॉज सो सिंपल। बस आप लोगों को क्या याद होना चाहिए बच्चों, लॉज अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वी विल बी कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 1, निगेशन ऑफ P और Q। क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, P और निगेशन ऑफ Q, और क्या है, और निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, और इज इक्विवेलेंट टू P, निगेशन ऑफ P, सॉरी मैं कोई और क्वेश्चन देखने लग गया, सो सॉरी। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, निगेशन ऑफ P और Q, यहाँ से हटाते हैं, यहाँ डालते हैं, निगेशन ऑफ P और Q और निगेशन ऑफ P एंड Q, यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P। ये हम लोग को विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि राइट हैंड साइड से तो अपन कुछ नहीं कर सकते, तो अपन क्या लेंगे बच्चों, LHS लेंगे। LHS क्या बोलता है, निगेशन ऑफ P और Q और निगेशन ऑफ P एंड Q। क्या करना है अभी आप बताइए, या तो हम लोग माइनस को अंदर लेके जा कर के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैंने माइनस को लेके जा कर के अंदर मल्टीप्लाई किया तो बच्चों क्या हो जाएगा, P एंड निगेशन ऑफ Q। माइनस को जब या तो हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करें या बाहर निकालेंगे तो हम लोग उसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन। ये एक ही लॉ है
जो किसी मैथमेटिशियन के ऊपर है, जिसमें माइनस यानी निगेशन को अंदर लेके जाते हैं या बाहर निकालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अब डी मॉर्गन्स लॉ हो गया। डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करने के बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि दोनों ब्रैकेट ऑलमोस्ट सेम है, बस इसके अंदर निगेशन ऑफ क्यू नहीं है। तो मैं क्या करूँगा पता है, मैं ये करूँगा कि निगेशन ऑफ पी एंड दोनों में से मैं निकाल लेता हूँ कॉमन। क्या बोलते हो, देखो यहाँ पे भी निगेशन ऑफ पी एंड है, यहाँ पे भी निगेशन ऑफ पी एंड है। तो निगेशन ऑफ पी एंड अगर मैं बाहर निकाल लूँ बच्चों, तो अंदर क्या बचेगा, निगेशन ऑफ क्यू और क्यू। अब किसी चीज़ को बाहर निकालना कॉमन या अंदर मल्टीप्लाई करने को क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देख रहे हो, बार बार यूज़ हो रहा है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इतनी बार अगर आपने ये वीडियो देखा तो आपको याद हो गया होगा, इसीलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, अब क्या आएगा, अब आएगा ये कि भाई अगर एक स्टेटमेंट है और उसका निगेशन है और बीच में और आ रहा है, तो उसका आंसर क्या होएगा, ट्रू होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट लॉ। फिर उसके बाद क्या होगा, ट्रू के साथ कोई भी चीज़ आई तो वही आंसर होती है, लेकिन ट्रू आया है तो मतलब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइडेंटिटी, यानी एक स्टेटमेंट और एक ट्रूथ वैल्यू। तो हो गया क्या, निगेशन ऑफ पी, प्रूफ हो गया हम लोग का। देखो यही तो क्वेश्चन था, है ना। तो सिंपल है बेटा, एकदम सिंपल है। अगर आपने इतनी बार ये वीडियो देख, अगर यहाँ तक आपने अगर वीडियो देख लिया है और मैंने इतनी बार ये सम करवा दिया हूँ, तो आपको वो लॉज जो है ना, जो कॉमन लॉज है वो याद हो गएंगे और आपको भी समझ में आ गया कि भाई यही लॉज पढ़ करके जाना है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सम पे। मैं आप लोग को बता दूं, अगर आपको बोर हो रहा होगा तो 1 2 3 4 5 6 सम हमारे जो है बचे हैं, सिर्फ फटाफट हम लोग कर लेंगे और आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा बच्चों। अगर मैंने 6 सम करवा दिया और आपने कर लिया ना, तो आपका पूरा चैप्टर ख़त्म। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान है, बहुत आसान। क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निगेशन लिखना है अपने को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 अपने को पूछा हुआ है मार्च 25, यानी पिछले ही साल पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो साइन बनी हुई है इसको हम लोग बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट का उल्टा होता है फॉर ऑल। जहाँ कहीं भी आपको देयर एग्जिस्ट आया ना, वहाँ पे आप क्या लिखोगे, फॉर ऑल। फिर आता है ग्रेटर देन का साइन। ग्रेटर देन का साइन मैंने आपको बताया था, या तो आप ऐसा कट कर सकते हो, या तो ग्रेटर देन साइन को आप लेस देन इक्वल टू लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको इक्वल टू आ रहा है तो आप उसको निगेशन में क्या लिख सकते हो, कैंसिल। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर आया है फॉर ऑल, तो फॉर ऑल आया तो मैं क्या लिखूँगा, देयर एग्जिस्ट। यहाँ पे आया है 2x प्लस 1 इज़ ऑड, तो 2x प्लस 1 इज़ नॉट ऑड। समझ में आया बच्चों, बस। सम ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, सम ट्राइंगल्स आर नॉट इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। समझ में आया, इस तरीके से इसको लिखते हैं, एकदम सिंपल है बच्चों। ठीक है, तो मैं अगर इसका डायरेक्ट तुम लोग को आंसर दूँ निगेशन कैसे लिखते हैं, तो ये जो ई है, यानी जो उल्टा ई है देयर एग्जिस्ट, इसकी जगह पे मैं क्या लिखूँगा, फॉर ऑल n belongs to n such that n plus 8 is not greater than 11। ख़त्म, यही है निगेशन। बस 1 मार्क्स मिल गया आपको। ठीक है, हो गया एक सम। नेक्स्ट सम पे आते हैं। Determine whether each of the following statement patterns are tautology, contradiction and contingency. What do you mean by these 3 things? टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कंटिजेंसी। जैसे मैंने आपको ट्रूथ टेबल बनाना सिखाया, सेम समय ट्रूथ टेबल बनेगा, लेकिन मेन क्वेश्चन है कि क्या ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है या कंटिजेंसी। अब इन सब का मतलब क्या होता है। अगर मैंने ट्रूथ टेबल बनाया और मुझे जो लास्ट मेरा जो टेबल होता है, लास्ट वाला जो कॉलम होता है, वो मुझे आ गया ट्रू, सब ट्रू आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी। फिर अगर मुझे सारे फॉल्स आ गए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन। अगर मुझे कुछ ट्रू कुछ फॉल्स, या सारे ट्रू एक फॉल्स, या सारे फॉल्स एक ट्रू भी अगर आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंटिजेंसी। यही लिखना होता है, बस एकदम सिंपल होता है, 3 मार्क के लिए आता है। ठीक है, तो पी और क्यू है, तो स्टार्ट करते हैं। पी और क्यू लिख दिया मैंने, निगेशन है, हाँ है, तो निगेशन और पी भी पहले ही बना लेता हूँ। ठीक है, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स होगा, फिर उसके बाद ट्रू फॉल्स होगा फिर निगेशन ऑफ पी क्या होगा,
फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू होगा। ठीक है, अब मुझे क्या बनाने का है, अब मुझे बनाना है पी इम्प्लाइज क्यू। ठीक है, बना लेता हूँ। पी इम्प्लाइज क्यू क्या होता है, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। मालूम है मुझे कि ट्रू और फॉल्स हमेशा क्या होता है, फॉल्स। फिर मुझे क्या चाहिए, निगेशन ऑफ पी और क्यू चाहिए, ये और ये का और, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, क्योंकि और है ना। देखो ये इसके साथ जाएगा ट्रू होएगा, ये इसके साथ जाएगा फॉल्स होएगा, ये होगा ट्रू, ये होगा ट्रू। ठीक है, फिर अब मुझे इन दोनों का क्या चाहिए, डबल इम्प्लीकेशन। इन दोनों का मुझे क्या चाहिए, डबल इम्प्लीकेशन। तो जब मैं इन दोनों का डबल इम्प्लीकेशन बनाऊंगा तब आप ध्यान से देखो कि ट्रू ट्रू क्या होगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स क्या होगा, ट्रू 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 क्या होगा, ट्रू 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 क्या होगा, ट्रू। इन दोनों का मैंने बना दिया, मुझे सारे आंसर क्या है, ट्रू। तो मतलब ये क्या है, हेंस इट इज़ अ टॉटोलॉजी। सिंपल, ख़त्म हो गया सम, समझ में आया ना। ठीक है, इसी तरीके से आप ये वाला सॉल्व करोगे। नहीं, मैं ये वाला आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, क्योंकि अब तक आर वाला सम नहीं आया था, तो मैं आर वाला सम आपको करके बता देता हूँ। पेन चेंज करते हैं, अपन पर्पल से लिखते हैं अभी थोड़ा, पी क्यू आर। पी में आएंगे 3 ट्रू और 4 ट्रू और 4 फॉल्स। फिर आएंगे 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। फिर आएगा 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। समझ में आ गया? ये आपने कर लिया। अब देखते हैं क्या चाहिए इसको। सबसे पहले चाहिए पी इम्प्लाइज क्यू, दे देते हैं पी इम्प्लाइज क्यू। पी इम्प्लाइज क्यू में अपने को मालूम है पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, वही फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होता है। तो होगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, सब ट्रू, 2 फॉल्स। फिर उसके बाद मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए क्यू इम्प्लाइज आर। ठीक है, क्यू इम्प्लाइज आर ले लो भैया। क्यू इम्प्लाइज आर क्या होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है, फिर मुझे क्या चाहिए बच्चा, मुझे चाहिए पी इम्प्लाइज आर। ठीक है भैया, ये भी ले लो। पी इम्प्लाइज आर मतलब ये और ये, पहला और तीसरा, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स। फिर तो सारे ट्रू होंगे क्योंकि स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को क्या करने का है, अब मुझे इसका और इसका इम्प्लीकेशन चाहिए, यानी इसका और इसका क्या चाहिए, मुझे इम्प्लीकेशन चाहिए। तो मैं इम्प्लीकेशन ले लेता हूँ, क्यू इम्प्लाइज आर का पी इम्प्लाइज आर के साथ इम्प्लीकेशन चाहिए। याद रखना, क्योंकि इम्प्लीकेशन है तो हम लोगों को ज़रूरी ये है कि कौन सा पहले आ रहा है और कौन सा बाद में, ये तय करना ज़रूरी है। तो ये होगा ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, नहीं ये होगा फॉल्स। ठीक है, फिर ये होगा ट्रू, ये होगा ट्रू, ये होगा ट्रू, ये भी होगा ट्रू। तो एक फॉल्स आ रहा है अभी तक इसके अंदर। फिर मुझे पी क्यू को एंड करना है इसके साथ, पी इम्प्लाइज क्यू को इसके साथ मुझे क्या करना है बच्चों, एंड करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं लिख रहा नहीं हूँ, आप समझ जाइएगा। तो ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स, और बाकी सब क्या होगा, ट्रू होगा। तो 2 ट्रू 2 फॉल्स आ रहे हैं इसके अंदर। इसका मतलब कि ये क्या है बच्चों, ये है कंटिंजेंसी। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे हेंस इट इज़ कंटिंजेंसी। अब मैं आपको इसके अंदर है ना एक चीज़ बताता हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना। वो चीज़ ये है कि आपको है ना, ये जो है ना, ये अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो इसमें मार्क्स कैसे मिलने वाले हैं आपको। जैसे ये 3 अगर आपने राइट कर दिया है ना तो 1 मार्क्स मिलेगा, ये 2 राइट कर, ये 1 राइट कर दिया है ना तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा, ये 1 राइट कर दिया है आपने तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा। इस तरीके से आपको जो है 3 मार्क्स मिलता है, और ये कंटिंजेंसी लिखने का 1 मार्क्स मिलता है। 4 मार्क का क्वेश्चन ये आपका बन सकता है, 3 मार्क का आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। तो बच्चों ये लॉजिक चैप्टर बिल्कुल भी छोड़ना मत, आपको कहीं ना कहीं से इसके अंदर मार्क्स मिलने ही वाले हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यूजिंग द टेबल्स डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कंटिंजेंसी। तो जो मैंने आपको अभी करवाया वही है ये, तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये क्या बोला है देखो, कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर द स्टेटमेंट पैटर्न
एंड इंटरप्रेट द रिज़ल्ट। इंटरप्रेट द रिज़ल्ट का मतलब होता है वही चीज़ कि ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है या कंटिंजेंसी है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ट्रुथ टेबल हम लोग ने बहुत सारा कर लिए हैं, इस वजह से मैं नहीं करा रहा हूँ बस। अब हम लोग की बारी आती है स्विचिंग सर्किट्स पे। मार्च 2024 का क्वेश्चन है स्विचिंग सर्किट। स्विचिंग सर्किट में क्या होता है, ध्यान से देखो कि अगर सीरीज़ में है तो हम लोग उसको लेते हैं एंड, और अगर पैरेलल में है तो हम लोग उसको लेते हैं क्या बच्चों, और। इस चीज़ को याद रखिएगा आप, ठीक है। तो अब ये S1 S2 है तो हम लोग कैसा लिखते हैं, पता है, ऐसा लिखते हैं, लेट S1 बी P, S2 बी Q, S1 डैश बी negation ऑफ P, S2 डैश बी negation ऑफ Q। इस तरीके से ऐसा हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखो S1 और S2 क्या है, पैरेलल में है, तो वो हो गया P और Q। फिर वो दोनों सीरीज़ में किसके साथ, S1 डैश और S2 डैश, और S1 डैश और S2 डैश दोनों ही एक दूसरे के साथ सीरीज़ में, तो दोनों भी एंड में आएंगे। तो ये हम लोग का क्या बन गया, सिम्बॉलिक फॉर्म। हम लोग को क्या बोला था, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट इन सिम्बॉलिक फॉर्म, हो गया। ऑफ द लॉजिक कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग टेबल। अब स्विचिंग टेबल बनाना है। स्विचिंग टेबल और ट्रुथ टेबल में बच्चों बहुत ज़्यादा अंतर है। क्या अंतर है, अंतर ये है बच्चों कि ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया निगेशन ऑफ P, ये हो गया निगेशन ऑफ Q। अब आप बोलोगे सब कुछ तो सेम बन रहा है, नहीं बेटा। अब यहाँ पे आएगा 1100। हम लोग को लास्ट ईयर जो हमारे मॉडरेटर थे उन्होंने साफ अल्फाज में बोला था कि सर स्विचिंग टेबल अगर बोला गया है और बच्चे ने अगर ट्रू फॉल्स लिखा है तो भले से वो बच्चा फेल हो रहा हो, उसको मार्क्स नहीं देना है अगर उसने ट्रू फॉल्स लिखा है तो 1001 ही लिखना है। इस चीज़ को याद रख लो अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1010, जैसे ट्रू फॉल्स होता है वैसे ही होता है ये, ठीक है। इस चीज़ को याद रखने का आई होप मुझे वो बताने की तो ज़रूरत नहीं है, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं लिखूँगा P और Q। P और Q अगर मैंने लिख दिया ना तो ये 11 होगा, 10 1 होगा, 01 1 होगा और 00 0 ही होगा। फिर मैं लिख दूंगा निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। एंड आ रहा है मतलब इन दोनों का एंड करूँगा 0, इन दोनों का एंड करूँगा 0, इन दोनों का एंड करूँगा 0, इन दोनों का 1, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों, इन दोनों का मुझे एंड करना है, इन दोनों का एंड। तो P और Q का निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q का एंड करना है। तो वो ये होगा 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0। इसका मतलब कि हमारा ये जो सर्किट है इसका बल्ब कभी भी, लैम्प कभी भी जल सकता नहीं है। ये हम लोग को पूछा नहीं है, लेकिन अगर बोल देता है इंटरप्रेट इट तो हम लोग ये बोलते हैं, क्योंकि सारे जो आंसर्स हैं वो 0 0 0 आ रहे हैं। मतलब चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन हो, कुछ भी चालू हो, कुछ भी बंद हो, ये जो लैम्प है ये कभी ग्लो हो सकता नहीं है। इस चीज़ को याद रखने का, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, simplify the following circuit so that the new circuit has the minimum number of switches, also draw the simplified circuit। simplify the circuit बोला हुआ है, मतलब क्या है पता है, हम लोग को लॉज यूज़ करने हैं। मतलब सबसे पहले मैं ले लूँगा S1 को P, S2 को Q, S3 है नहीं, S1 डैश को निगेशन ऑफ P, S2 डैश को निगेशन ऑफ Q, और मैं बनाऊँगा सबसे पहले इसका क्या, सिम्बॉलिक फॉर्म। S1 है और S2 डैश है, S1 और S2 डैश यानी निगेशन ऑफ Q, एंड ये दोनों पैरेलल है किससे, S1 डैश यानी निगेशन ऑफ P एंड S2 से यानी Q से। फिर ये दोनों पैरेलल है किससे, S1 डैश यानी निगेशन ऑफ P एंड S2 डैश से यानी निगेशन ऑफ Q से, और ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज़ में है। ये हो गया। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है और एक अच्छा सा छोटा सा सर्किट डायग्राम देना है इसके बदले, जो इतने बड़े सर्किट के बदले एक छोटा सा सर्किट दे दूं मैं उनको, ये मुझे वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो वही सेम सम है बेटा। इससे पहले मैं निकालूंगा क्या, कॉमन। सबसे पहले इसमें से मैं कॉमन निकालूंगा। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इन दोनों में से निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ P एंड कॉमन निकाल लेता हूँ। तो ये होगा P एंड निगेशन ऑफ Q और
निगेशन ऑफ पी एंड क्यू और निगेशन ऑफ क्यू निकल जाएगा, जिसको हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया। फिर उसके बाद देखो एक ही स्टेटमेंट दो बार आ गया, एक उसका निगेशन और एक वो खुद, तो हम लोग इसको बोलेंगे पी एंड टी। कौन सा लॉ बोलते हैं हम लोग इसको, कॉम्प्लीमेंट लॉ। फिर उसके बाद क्या हो गया बच्चों, उसके बाद ये होगा कि भाई एक स्टेटमेंट और एक ट्रुथ वैल्यू यानी आइडेंटिटी लगेगी, है ना। तो अब आइडेंटिटी लगा दो, एंड आया है तो उसके साथ ट्रू है, तो जो भी उसके साथ आंसर होता है वही उसका आंसर बचता है। ट्रू के साथ जो भी रहेगा, एंड है अगर, तो जो दूसरी चीज़ बच रही है वही उसका आंसर है। अब क्या हो रहा है ध्यान से देखो, अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो P और निगेशन ऑफ P, बीच का एंड, निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ P, इसको क्या बोलेंगे, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, वापस से एक ही चीज़, दो स्टेटमेंट, एक उसका निगेशन और है बीच में, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। एंड निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ P, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट जहाँ लग गया ना बच्चों, वहाँ पे आइडेंटिटी लगनी है। ट्रू एंड के साथ जो भी आएगा वही उसका आंसर होता है। रट रट के थक गए अपन, इसको अपन क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। अब इसके आगे ये सॉल्व होने वाला नहीं है, तो मेरा जो सर्किट बनेगा वो बनेगा निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ P। और का मतलब क्या होता है बच्चों, पैरेलल। तो मैं अब बनाऊंगा यहाँ पे ऐसा, ये बन गया। इसको मैं बोलूँगा क्या, S2 डैश, और इसको मैं क्या बोलूँगा, S1 डैश। ये दोनों क्या है, और यानी पैरेलल में है, तो जा कर के ये मेरा जो है ऑल्टरनेटिव सर्किट बना है इस वाले डायग्राम का। समझ में आया बच्चों। ठीक है, लास्ट सम पे आ गए हैं हम लोग, हमारा वीडियो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है और आपका लॉजिक चैप्टर ख़त्म होने वाला है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो सिंप्लीफाई द गिवन सर्किट बाय राइटिंग इट्स लॉजिकल एक्सप्रेशन, ऑल्सो राइट योर कंक्लूजन। ठीक है, सिंप्लीफाई करने का है अपने को, सेम चीज़ है। सबसे पहले मैं S1 को क्या ले लेता हूँ, P, S2 को क्या ले लेता हूँ, Q, S1 डैश को क्या ले लेता हूँ, निगेशन ऑफ P, S2 डैश को क्या ले लेता हूँ, निगेशन ऑफ Q। अब आपको मैं एक चीज़ वापस से बताऊँ बच्चों कि क्यों मैं ज़ोर दे रहा हूँ। अब तक मैंने ट्रुथ टेबल जो बनाने वाले समय ना वो 4-5 किए, लेकिन जो विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल जहाँ जहाँ यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी यूज़ हुआ, उसके पहले भी यूज़ हुआ, अभी जो हमने किया, लॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी तरह मेरा मतलब 100%, अब तो दिमाग 100% ये बोल रहा है कि हमको जो है लॉज वाला क्वेश्चन ही 12th स्टैंडर्ड में बोर्ड एग्ज़ाम में 2026 के पेपर में आने वाला है। ठीक है, तो अब लिखेंगे अपन P। ठीक है, उसके साथ आएगा क्या, एंड, क्योंकि सीरीज़ में है। फिर उसके बाद आएगा ब्रैकेट, क्योंकि दो साथ में है। कौन साथ में है, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q है साथ में, और क्योंकि वो एक दूसरे से पैरेलल है तो ऐसा आएगा। फिर वापस वो सीरीज़ में हो गए हैं Q से। अब मुझे इसको क्या करने का है बच्चों, मुझे इसको बनाने का है ऑल्टरनेटिव, एक और इसका ये क्या करना है, लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड राइट द ऑल्सो राइट द कंक्लूजन। तो सर्किट राइटिंग लॉजिकल एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई द गिवन सर्किट, सिंप्लीफाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंप्लीफाई अपन टेबल बना करके नहीं कर सकते, अंदर इसको मल्टीप्लाई करते हैं P एंड को। तो P एंड निगेशन ऑफ P, बीच का और, P एंड निगेशन ऑफ Q, एंड Q एज इट इज़। एंड Q को भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकता था मैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक स्टेटमेंट और उसका निगेशन, और बीच में क्या है, एंड। तो अब की बार बारी आएगी किसकी, फॉल्स की। फॉल्स और P एंड निगेशन ऑफ Q एंड Q, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट। फिर उसके बाद एक ट्रूथ वैल्यू और एक पूरा स्टेटमेंट। फॉल्स है, फॉल्स के साथ जो भी आता है उसका आंसर ट्रू ही आता है। जैसे फॉल्स की जगह पे ट्रू लिख दी तो मुझे आंसर क्या आएगा, ट्रू। फॉल्स और साथ में फॉल्स लिख दी तो मुझे आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो इसके लिए फॉल्स के साथ जो भी रहता है और के साथ वही आंसर होता है। तो P एंड निगेशन ऑफ Q इसका आंसर है, एंड Q। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, Q को अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा P एंड Q, बीच में आएगा एंड, निगेशन ऑफ Q एंड Q। ठीक है, जब अंदर मल्टीप्लाई किए तो आप लोग उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, P एंड Q को एज इट इज़ रखते हैं, एंड
वापस से एक स्टेटमेंट और उसका निगेशन और साथ में एंड है, तो उसका आंसर क्या आएगा हम लोग को फॉल्स आएगा, तो आएगा फॉल्स, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ के साथ साथ अगर मुझे ये आ गया है इसके साथ, तो ये हो जाएगा क्या मेरा एफ। अब मेरे को फॉल्स आ गया, फॉल्स आ गया तो अब फॉल्स का तो मैं सर्किट बना नहीं सकता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये जो हमारा राइट योर कंक्लूजन भी बोला हुआ है ना, तो हमारा जो लैम्प है यानी हमारा जो सर्किट दिया हुआ है वो सर्किट इररिस्पेक्टिव टू एनी कॉम्बिनेशन वो चलने वाला नहीं है। तो व्हाट वी विल बी राइटिंग, इसका एक स्टेटमेंट है, मैं आपको बुक में से देख करके बताता हूँ। द लैम्प विल नॉट ग्लो इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ द स्विचेस। चाहे स्विचेस का कोई भी स्टेटस हो, कोई भी स्विच बंद कर लो, कोई भी स्विच चालू कर लो, हमारा लैम्प ग्लो होने वाला ही नहीं है। अगर आपने ये वीडियो अब तक पूरी देख ली है बच्चों, तो आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि आपका पूरा लॉजिक चैप्टर जो है वो हो जाएगा। अगर आपको इसकी लिंक चाहिए आप नीचे मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको इसका पूरा जो है पीडीएफ भेज दूंगा। पूरा जो हम लोग ने 1 घंटा पढ़ाई की है पूरा लिंक मैं आपको भेज दूंगा। आप पूरा लिंक जो है अच्छे से देख करके कर सकते हैं। क्वेश्चंस अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो मैं वो दे दूंगा, आपको अगर रिपीटेड क्वेश्चंस चाहिए तो मैं वो आपको भेज दूंगा। बस आपको एक नीचे कमेंट करना है, मैं आपको गूगल ड्राइव की लिंक पर्सनल आपके कमेंट के नीचे टैग करके दे दूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फटाफट लाइक कर दो, फटाफट शेयर कर दो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरह एक एक घंटे में हम एक एक पूरा चैप्टर मैथ्स का उड़ा डालेंगे बच्चों। 1 घंटा लगेगा 1 घंटे में, 2 घंटा लगेगा 2 घंटे में, पूरा का पूरा चैप्टर यूँ उड़ा देंगे। अगर आपने ये कर लिया तो आप समझ लो कि आप मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे। सिर्फ पास होने के सपने भूल जाओ। थैंक यू सो मच।